हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू संघर्ष IQ। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज की वीडियो हमारी पॉलिटी के 500 MCQs जो टॉप क्वेश्चंस रह सकते हैं किसी भी एग्जाम में, उसकी कंटिन्यूएशन में ही है पार्ट 7। अभी तक हम तकरीबन 250 से 300 क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस कर चुके हैं और उनका जो वीडियो है वो आपको हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। हमने टॉपिक वाइज जो है ये सारे क्वेश्चंस उठाए हैं ताकि आपकी रिवीजन में आपको काफ़ी हेल्प रहे और आप टॉपिक वाइज अच्छे से चीज़ों को कवर कर पाए, ना ही आपकी तरफ से कोई कन्फ्यूजन रहे ना हमारी, ताकि हर एक एंगल से हम पॉलिटी को कवर कर पाए। तो वैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि 500 से ज़्यादा क्वेश्चंस ही हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आप ये वीडियो देखने से पहले पुरानी वीडियो ज़रूर देखें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी इज नॉट अ फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमेटी? तो इनमें से कौन सी कमेटी जो है वो फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमेटी नहीं है? तो देखो यहाँ पे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी जो है वो फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमेटी नहीं है। सबसे पहले आप सिंपली देखो, अगर आप क्वेश्चन को समझो भी कि यहाँ पे पूछा गया है कि फाइनेंशियल, ठीक है, तो अगर आप देखोगे फाइनेंशियल तो आप थोड़ा सा गैस लगा सकते हो कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, मतलब ये तो किसी अकाउंट से रिलेटेड है तो फाइनेंसेस से रिलेटेड होगी। फिर एस्टिमेट्स कमेटी, एस्टिमेट्स में आपको पता ही है कि एस्टिमेट हम लगाते ही जैसे बजट, एक्सपेंडिचर, इनकम का एस्टिमेट लगाने के लिए। एंड पब्लिक अंडरटेकिंग्स, तो ऑब्वियसली ये पब्लिक अंडरटेकिंग के जो भी फाइनेंसेस हैं उनसे रिलेटेड होगी। तो यहाँ पे जो बिजनेस में एडवाइजरी कमेटी है वो रिलेटेड नहीं है। तो मतलब थोड़ा बहुत कोई क्वेश्चन तो आप अगर एक बार पढ़ोगे भी ना, अगर आपको नहीं भी आता तो थोड़ा सा गैस वर्क आप यहाँ पे कर सकते हो। तो जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है वो डे टू डे बिजनेस ऑफ द हाउस से रिलेटेड है। जो अदर 3 कमेटीज हैं वो फाइनेंशियल कमेटीज हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी इज नॉट रिलेटेड टू कमेटीज टू इंक्वायर? अब इनमें से कौन सी है जो इंक्वायर से रिलेटेड नहीं है? तो यहाँ पे जो आंसर है वो रूल्स कमेटी है। ऑब्वियसली जो रूल्स कमेटी है वो रूल्स बनाएगी, ठीक है। तो बाकी की जो ये कमेटी है ये थोड़ी इंक्वायरी वगैरह से भी रिलेटेड जो है रहती हैं, जैसे इसमें पिटिशन हो गया, प्रिविलेजेस हो गया एंड एथिक्स हो गया। तो यहाँ पे इंक्वायरी वगैरह भी चलती है, बट जो रूल्स कमेटी है वो सिर्फ रूल्स को फ्रेम करती है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी एग्जामिन द एनुअल ऑडिट रिपोर्ट ऑफ कैग? CAG की जो एनुअल ऑडिट रिपोर्ट है उसे कौन सी जो कमेटी है वो एग्जामिन करती है? तो यहाँ पे जो आपका आंसर है वो है पब्लिक अकाउंट कमेटी। जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है वो कैग की जो रिपोर्ट है जो सबमिट करी जाती है उसे पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है एग्जामिन करती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी है, इसके अंदर 22 मेंबर्स होते हैं, 15 लोकसभा से एंड 7 जो है राज्यसभा से यहाँ पे मेंबर्स होते हैं। नेक्स्ट इज विच कमेटी इज द लार्जेस्ट कमेटी? तो सबसे लार्जेस्ट कमेटी जो है वो कौन सी कमेटी है? तो इसका जो आंसर है वो एस्टिमेट्स कमेटी है। एस्टिमेट्स कमेटी में सबसे ज्यादा जो मेंबर्स हैं वो होते हैं, इसमें तकरीबन 30 मेंबर्स होते हैं। ये सारे के सारे मेंबर लोकसभा से। अब आपसे ये भी पूछ लेंगे कि कौन सी कमेटी है जिसमें सिर्फ एक्सक्लूसिवली लोकसभा के मेंबर होते हैं। तो अगर आपको पता भी होगा कि जो बजट फ्रेमिंग है वो मेनली लोकसभा का ही काम है, राज्यसभा के पास तो कुछ खास पावर होती भी नहीं है। उसमें से 14 डेज जो है उनके पास वो जाती है, उसमें भी है ना, आपने पढ़ा ही होगा कि कैसे उनके पास जो है कम पावर है इस रिगार्ड में। तो दैट इज वाई एस्टिमेट कमेटी ये में सिर्फ लोकसभा से ही मेंबर होते हैं। इसमें तकरीबन 30 मेंबर्स होते हैं। ये बजट को एग्जामिन करता है, एस्टिमेट करता है एंड ओनली आफ्टर जो पार्लियामेंट है इसके बाद उसके ऊपर वोट करती है। हु नॉमिनेट्स द चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट? तो कौन नॉमिनेट करता है चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी का इंडियन पार्लियामेंट में? तो जो स्पीकर ऑफ लोकसभा है वो नॉमिनेट करते हैं चेयरमैन को। अगर आप स्पीकर की पावर्स वगैरह पढ़ोगे तो आप देखोगे कि उनके पास काफी पावर्स रहते हैं इन कमेटीज वगैरह के रिलेटेड। तो या तो वो खुद ही एक्स ऑफिशियो चेयरमैन रहते हैं कईयों में, या फिर उनके पास पावर होती है नॉमिनेट करने के लिए। तो स्पीकर ऑफ लोकसभा पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन को भी नॉमिनेट करते हैं, ठीक है। तो जो चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी है इंडियन पार्लियामेंट में उसे स्पीकर ऑफ लोकसभा अपॉइंट करते हैं। इट इज जनरली फ्रॉम ऑपोजिशन पार्टी, ठीक है। तो इसमें जो है 22 मेंबर होते हैं, अगेन 15 जो है लोकसभा से एंड 7 जो है राज्यसभा से, और ये जो है 1919 के एक्ट से आई थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वॉज इनॉग्रेटेड इन द ईयर? तो कौन सी ईयर में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो इनॉग्रेट किया गया था? तो 1950 में, आफ्टर आवर इंडिपेंडेंस 1950 के अंदर ही जो है हमारा सुप्रीम कोर्ट इनॉग्रेट किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो 28 जनवरी 1950 को इनॉग्रेट किया था। आर्टिकल 124 से लेके 147 जो पार्ट 5 के हैं वो सुप्रीम कोर्ट से डील करते हैं।
एट प्रेजेंट हाउ मेनी जजेस आर देयर इन द सुप्रीम कोर्ट? तो एट प्रेजेंट 31 जजेस जो हैं वो टोटल सुप्रीम कोर्ट के अंदर हैं, ठीक है। तो 31 जजेस सुप्रीम कोर्ट में हैं, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। द फॉलोइंग आर हिस्टोरिकल फिगर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इसमें 8 जजेस 1950 में थे, ये आपके लिए ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है। 31 जजेस जो हैं अभी एट प्रेजेंट सुप्रीम कोर्ट में हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रिक्विजिट क्वालिफिकेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस? तो इनमें से कौन सी जो है वो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन नहीं है सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए? तो वैसे अगर आप सिंपली इसको पढ़ो, ही इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, he should have a high court have been a high court judge for 5 years or should have been a high court advocate for 10 years. He should be a distinguished jurist in the opinion of president of India and minimum age 35 years. तो इसका जो आंसर है वो मिनिमम एज है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए जो मिनिमम एज है वो कहीं पे भी जो है गिवन नहीं है। मैक्सिमम एज जरूर गिवन है, तो मिनिमम एज प्रिस्क्राइब नहीं है। जो मैक्सिमम एज जो टेन्योर है वो 65 ईयर्स ऑफ एज तक ही रह सकता है। सिटीजन ऑफ इंडिया आपको होना पड़ेगा, ये भी एक क्वालिफिकेशन है, एंड डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट भी आपको पता ही है। नेक्स्ट इज इन द रिमूवल ऑफ जजेस प्रोसेस द स्पीकर और चेयरमैन ऑफ लोकसभा और राज्यसभा constituted 3-member committee to investigate the charges of misbehavior or incapacity of judges. Which of the following is not a member of the committee? तो अब कौन जो है इनमें से वो member of the committee नहीं होते हैं? तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ लोकसभा जो है इस कमेटी के जो मेंबर हैं वो नहीं होते हैं, ठीक है। तो बाकी जो है ये बन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्यूट्स डू नॉट कम अंडर द ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट? तो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट में क्या नहीं आता है? तो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजंस पढ़ोगे तो वहाँ पे जो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट है वहाँ पे पार्लियामेंट को पावर दी गई है कि वो इसके लिए ट्रिब्यूनल्स बना सकती है या अलग से कोर्ट्स वगैरह जो है सेटअप कर सकती हैं। तो दैट इज वाई वो इसके ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता। बाकी अगर आप पढ़ो सेंटर और स्टेट्स का तो ऑब्वियसली रहेगा बिटवीन सेंटर और स्टेट एक तरफ और बाकी स्टेट्स दूसरी तरफ, या 2 से ज्यादा स्टेट्स के बीच में जो डिस्प्यूट है, तो ये कॉमन सेंस है कि ये सुप्रीम कोर्ट की ही ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का पार्ट होगी। नेक्स्ट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच कंट्री? तो जो ये डॉक्ट्रिन है ये यूएसए से जो है ओरिजिनेट हुआ था। तो 1803 में जुडिशियल रिव्यू प्रोपाउंड किया गया था जॉन मार्शल के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में। अब ये चीजें आपके लिए स्टेट एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जैसे जॉन मार्शल वाली बात हो गई या 1803 वाली बात हो गई, तो दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट, एक बार इन्हें याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट इज द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच कंट्री? तो ये जो कंसेप्ट था जुडिशियल एक्टिविज्म का, ये कौन सी कंट्री से जो है ओरिजिनेट हुआ था? तो ये जो है जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो प्रोएक्टिव रोल होता है जो जुडिशरी प्ले करती है ये सिटीजन्स वगैरह के राइट्स के लिए, प्रमोशन के लिए। तो ये कॉन्सेप्ट भी जो है यूएसए से ही ओरिजिनेट हुआ था, जब पीआईएल का कॉन्सेप्ट हमने वहां से उठाया था। तो पीआईएल जो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का जो कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर जो जजेस हैं या तो आप कोई एक तरह से उन्हें पिटिशन लिख सकते हैं, एप्लीकेशन लिख सकते हैं, या फिर वो सुओ मोटो भी, मतलब अपने आप से कोई न्यूज़पेपर में आर्टिकल देख लिया या कोई लेटर रिसीव हो गई तो किसी भी केस पे कॉग्निजेंस लेके उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं और उस केस की जो है सुनवाई हो सकती है। तो ये कॉन्सेप्ट हमने यूएसए से लिया था। तो जुडिशियल एक्टिविज्म भी वहीं से ओरिजिनेट होके आई थी। फिर द कंसेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, अभी मैंने आपको ये इसका आंसर बताया, तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी यूएसए से ही जो है ओरिजिनेट हुआ था। तो ये 1960s में डेवलप हुआ था। कोई भी सोशल ग्रुप या पब्लिक है वो कोर्ट में जा सकता है बाकी लोगों के लिए या पर्टिकुलर सोशल ग्रुप के लिए। अब देखो वैसे अदरवाइज अगर आपको पता हो कि एक लोकस स्टैंडाई होती है, मतलब एक केस के अंदर आपका इंटरेस्ट देखा जाता है, अदरवाइज आप ऐसे ही जाके किसी के भी बिहाफ पे केस नहीं कर सकते हैं। उसमें क्या रहता है कि मतलब एक लोकस स्टैंड है, आपका इंटरेस्ट क्या है केस के अंदर वो देखा जाता है, आपको पार्टी उसका बनाया जाता है। बट जब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के अंदर क्या है कि जब आप जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए कुछ कर रहे हैं तो वहां पे आपकी लोकस स्टैंडाई मैटर नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल जैसे बिहार के अंदर जेल वगैरह में बहुत सारे इनमेट्स ऐसे थे जो जिस ऑफेंस के लिए उन्हें चार्ज किया जा रहा था उससे ज्यादा सजा काट चुके थे और अभी तक उनका केस चल रहा था, तो उनकी रिलीज के लिए जो है पीआईएल गई थी। तो वैसे ही इन्वायरमेंट के बहुत सारे इश्यूज के लिए पीआईएल वगैरह जो है फाइल की जाती है। नेक्स्ट इज द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड डिस्प्यूट्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स फॉल अंडर इट्स। तो जो पावर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की डिसाइड करने के लिए डिस्प्यूट्स जो सेंटर और स्टेट्स के बीच में आते हैं, तो ऑब्वियसली हम देख चुके हैं कि उसकी ओरिजिनल जो जुरिस्डिक्शन है उसके अंदर आते हैं। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट का मतलब ये है कि जो सबसे पहले जो केस है वो उसी कोर्ट के पास जाता है। ये 131 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कवर्ड है हमारी सुप्रीम कोर्ट की। द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन। तो ये जो पावर है ये पार्लियामेंट के अंदर वेस्टेड है, वो एक लॉ लेके आ सकते हैं जिससे वो इंक्रीज कर सकते हैं जो नंबर है जजेस का सुप्रीम कोर्ट के अंदर।
ठीक है। तो पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है, वो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उनकी जुरिस्डिक्शन को चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं पावर्स को, नंबर ऑफ जजेस को इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं बाय लेजिस्लेशन। हु और विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इनमें से कौन है जो कस्टोडियन है कॉन्स्टिट्यूशन का? तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इसका आंसर है। ये क्वेश्चन पहले भी कई बार एग्जाम्स में आया है, आगे भी रिपीट हो सकता है, किसी भी स्टेट एग्जाम में रिपीट हो सकता है। तो जो कस्टोडियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है वो कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रहता है। इन इंडिया जुडिशियल रिव्यू इम्प्लाइज। तो जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है कि जो पावर ऑफ जुडिशरी टू प्रोनाउंस अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लॉज एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। तो जो जुडिशियल रिव्यू है वो लेजिस्लेटिव एज वेल एज एग्जीक्यूटिव पे अप्लाई करता है। वो देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल है ये जो भी लॉज बनाए गए हैं, या जिस तरह से एग्जीक्यूटिव पावर को यूज किया गया है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, अल्ट्रा वायरस तो नहीं है, गलत तरीके से तो नहीं यूज किया गया। तो ये सब जुडिशियल रिव्यू में किया जाता है। A judge of the Supreme Court may resign his office by writing a letter to। तो जो जज है सुप्रीम कोर्ट का वो रिजाइन कर सकते हैं किसी भी टाइम एक लेटर लिख के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। The Supreme Court of India enunciated the doctrine of basic structure of the Indian Constitution in। तो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उन्होंने जो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर था वो कौन से केस में आया था? तो देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है, ये एक लैंडमार्क जजमेंट है जिसने हमारी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है उसमें मतलब एक तरह से मतलब एक पूरा लैंडमार्क जजमेंट है। ये बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट जो है यहाँ पे जजमेंट दी गई थी, जिसके बाद पूरा कोर्स जो है चेंज हो गया। तो ये केशवानंद भारती केस जो थे 1973 में आया था। ये जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करनी ही पड़ेगी। तो इसके अंदर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन दिया गया था जिसमें ये बोला गया था कि पार्लियामेंट हैज पावर टू अमेंड एनी सेक्शन एनी आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कोई भी पार्ट को अमेंड कर सकती हैं बट वो बेसिक स्ट्रक्चर को ऑल्टर नहीं कर सकती, बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकती। In the absence of the President of India, if the Vice President is not available, who of the following can act as the President? तो ये आपको पता ही होगा कि अगर वो नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी प्रेजेंट नहीं है तो जो भी सीनियर मोस्ट जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के वो एक्ट कर सकते हैं एज अ प्रेसिडेंट, एक्टिंग प्रेसिडेंट जो है वो बन जाएंगे। Which of the following articles say that the chief minister shall be appointed by the governor? तो जो कौन सा आर्टिकल है जो ये बोलता है कि जो चीफ मिनिस्टर है उसे गवर्नर अपॉइंट करेंगे? तो आर्टिकल 164 जो है ये बात बोलते हैं। ऐसे क्वेश्चन स्टेट एग्जाम्स में बहुत ऑफन रिपीट होते हैं, तो ये आपको चीजें याद करनी ही पड़ेंगी। ठीक है। तो 163 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर, फिर 64 में चीफ मिनिस्टर जो है गवर्नर अपॉइंट करेंगे, 166 में कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट, एंड 167 में ड्यूटीज ऑफ द चीफ मिनिस्टर। The provision of number of ministers including chief minister of the state shall not be less than 12 includes which constitutional amendment? तो ये कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जो है गिवन है? तो ये 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 2003 में, जिसमें नंबर ऑफ मिनिस्टर्स को देखो पहले इसमें क्या था कि इसको रिस्ट्रिक्ट किया गया था एक तो 15% पे। पहले क्या होता था जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को भी खुश करने के लिए वो मिनिस्ट्रीज क्रिएट करते रहते थे, तो इससे बहुत ज्यादा मिनिस्टर्स क्रिएट हो रहे थे। तो एक तो मैक्सिमम लिमिट भी लगाई गई थी बट लोअर लिमिट भी कि एटलीस्ट 12, मिनिमम 12 तो होने ही चाहिए। हाई कोर्ट जजेस होल्ड द ऑफिस अंटिल द एज ऑफ, देखो सुप्रीम कोर्ट में हमने देखा था 65 है और हाई कोर्ट में ये जो एज है वो 62 है। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? तो कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एस्टैब्लिशमेंट से रिलेटेड है? तो आर्टिकल 324 ठीक है जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करता है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इलेक्शन ईयर है, स्टेट एग्जाम्स के अंदर ऐसे क्वेश्चंस बहुत इजीली जो है पूछे जा सकते हैं। 148 के अंदर कैट की बात करी गई है, 342 में स्केड्यूल ट्राइब की बात करी गई है, एंड 325 में इलेक्टोरल रोल की बात करी गई है। विच आर्टिकल गिव्स द लिस्ट ऑफ 29 फंक्शंस टू बी परफॉर्म बाय पंचायती राज इंस्टीट्यूशन? तो ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो 29 फंक्शंस जो है देता है जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को परफॉर्म करने हैं? तो आर्टिकल 343G जो है वो बात करता है इसकी। ठीक है। तो 343G जो है वो फ्रेमवर्क है कि क्या क्या फंक्शन जो है पंचायत परफॉर्म करेंगी। ये भी बोलता है कि स्टेट गवर्नमेंट लॉज बनाएंगी जिससे वो पंचायत को नेसेसरी पावर देंगी, अथॉरिटी देंगी ये फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन? तो इनमें से कौन सा जो है डिसेंट्रलाइजेशन का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? तो इसका आंसर है टू इंस्टिल नॉन कॉन्फिडेंस अमंग लोकल कम्युनिटीज। तो ऑब्वियसली आप ये देखो नॉन कॉन्फिडेंस क्यों आप लोकल कम्युनिटीज में, तो कैरेक्टरिस्टिक हो भी नहीं सकता डिसेंट्रलाइजेशन का। और ऑब्वियसली ऑटोनॉमी, आपने लिबर्टी देनी है, पीपल पार्टिसिपेशन एंड एम्पावर लोकल कम्युनिटीज। तो कहीं कहीं क्वेश्चन आपको इतने ईजी आएंगे ना कि मतलब ऐसे वेग होंगे कि आप देखोगे और आपको पता लग जाएगा। ठीक है।
To instill non-confidence among local communities is not. Decentralization is the maximum amount of authority being delegated. मतलब नीचे नीचे पे अपने सबॉर्डिनेट्स को आप कितनी अथॉरिटी डेलीगेट करोगे, मैक्सिमम जब आप डेलीगेट करते हो, इसे डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं. सेंट्रलाइजेशन है जब एक ही अथॉरिटी जो है सारी पावर जो है उसको वो करता है, एक्सरसाइज करता है. बट डिसेंट्रलाइजेशन में जो पावर है उसे डिवाइड किया जाता है और सबको कुछ कुछ पावर जो है दी जाती है. विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट स्टेट टू एस्टैब्लिश पंचायती राज? तो पहली स्टेट कौन सी थी जहां पे पंचायती राज एस्टैब्लिश किया गया था? तो राजस्थान वो पहली स्टेट थी. ठीक है, ये आपको याद रखना है. आंध्र प्रदेश वाज द सेकंड स्टेट. ठीक है. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कमेटी एस्टैब्लिश फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन? तो कौन सी कमेटी थी जो पहली कमेटी थी जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए एस्टैब्लिश करी गई थी? तो बलवंत राय कमेटी जो है वो पहली कमेटी थी. 1988 में थंगटन कमेटी, 86 में LM सिंघवी, 85 में GVK राव, अशोक मेहता 77 एंड बलवंत राय देखो 57 के अंदर ही जो है इसे अपॉइंट कर दिया गया था. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अटॉर्नी जनरल कैन, यहाँ पे हमने करेक्ट देखना है. ठीक है, इज और आर करेक्ट. तो टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ लोकसभा, बी अ मेंबर ऑफ अ कमेटी ऑफ लोकसभा, स्पीक इन लोकसभा एंड वोट इन लोकसभा. तो आप ये देखो कि अगर आप देख रहे हो करेक्ट, फोर्थ तो आपको पता लग ही जाना चाहिए कि वोटिंग पावर तो उनके पास नहीं होती. तो ये तो जो है हमारा गलत हो ही गया. उसके बाद प्रोसीडिंग्स में वो पार्ट ले सकते हैं, कमेटी के भी मेंबर बन सकते हैं और बोल भी सकते हैं लोकसभा में. तो इसका जो आंसर है वो 1, 2 एंड 3 है. अटॉर्नी जनरल पोस्ट है वो पैरेलल होती है मिनिस्टर इन पार्लियामेंट के. वो जो है प्रोसीडिंग्स में पार्ट ले सकते हैं, मेंबर भी बन सकते हैं किसी कमेटी के, बोल भी सकते हैं, बट वोट करने का राइट इनके पास नहीं होता. वोटिंग पावर सिर्फ और सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही एक्सरसाइज कर सकते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज डज नॉट और डू नॉट फाइंड मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन? तो इनमें से कौन सी बॉडी है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं है? तो ये जो सारी की सारी बॉडीज हैं, NDC हो गया, प्लानिंग कमीशन हो गया, जोनल कमीशन हो गया, काउंसिल्स होगी, स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं, इनमें से कोई भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है. ठीक है, ये भी स्टैट्यूटरी बॉडी है, नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, और ये स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट से आई थी. जोनल काउंसिल जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है. एंड प्लानिंग कमीशन हो गया और जो अब नीति आयोग है ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है. The government enacted the Panchayat Extension to Schedule Areas PESA Act in 1996. Which one of the following is not identified as its objective? तो not है. ठीक है, तो यहाँ पे टू क्रिएट ऑटोनमस रीजन इन ट्राइबल एरियाज, ऐसा कुछ भी इसकी ऑब्जेक्टिव नहीं है. देखो, सेल्फ गवर्नेंस प्रोवाइड करनी है, रिकॉग्नाइज करना है उनका ट्रेडिशनल राइट्स की, वो अपने आप में ही जो अपने मैटर्स को सॉल्व कर सकते हैं, डिस्प्यूट्स को सॉल्व कर सकते हैं, और फ्री करना है ट्राइबल पीपल को फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन. बट ऑटोनमस रीजन इस एक्ट के अंदर एटलीस्ट नहीं है ऑब्जेक्टिव. The maximum age prescribed for the person to be a member of panchayat is 25 years. A panchayat reconstituted after premature dissolution continues only for a remainder period. तो इसमें से कौन सी बात सही है? तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि 25 साल लोकसभा के लिए है, यहाँ पे 21 ईयर्स है. ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट गलत है पर दूसरी सही है. जो भी अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल डिसोल्यूशन हो जाती है 2 साल बाद, तो आगे की जो भी पंचायत इलेक्ट होगी वो सिर्फ 3 साल की टर्म, जो भी रिमाइंडर टर्म होगी उसके लिए बनाई जाएगी. जो मिनिमम एज है वो 21 ईयर्स है एंड नॉट 25. कंसर्निंग द ग्राम न्यायालय एक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? एज पर द एक्ट जो ग्राम न्यायालय है कैन हियर ओनली सिविल केसेस एंड नॉट क्रिमिनल. द एक्ट अलाउज लोकल सोशल एक्टिविस्ट एज मीडिएटर्स एंड रिकॉन्सिलर्स. तो इसमें जो है ओनली 2 जो है वो करेक्ट है, फर्स्ट करेक्ट नहीं है. सिर्फ सिविल केसेस वो नहीं सुनते. ठीक है, जो ग्राम न्यायालय है वो दोनों क्रिमिनल और सिविल जो है उनको सुन सकते हैं, जो भी फर्स्ट शेड्यूल या सेकंड शेड्यूल इसके एक्ट के अंदर मेंशन्ड है. Consider the following statement. The Election Commission of India is a 5-member body. Union Ministry of Home Affairs decides the election schedule for the conduct of both general elections and by-elections. एंड फिर जो इलेक्शन कमीशन है वो रिजॉल्व करता है डिस्प्यूट रिलेटिंग टू स्प्लिट्स मर्जर्स ऑफ रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज. तो इनमें से कौन सा जो है वो करेक्ट है? तो इसमें से सिर्फ थर्ड जो है वो करेक्ट है. जो इलेक्शन कमीशन, देखो आर्टिकल 324 इसकी बात करता है इलेक्शन कमीशन की. इलेक्शन कमीशन 3 मेंबर बॉडी है जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अलग इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं. और दूसरी बात, इलेक्शन कमीशन खुद ही पूरा स्केड्यूल और सारा कब कंडक्ट करना है, जनरल या बाई इलेक्शन, ये इलेक्शन कमीशन का काम है. यहाँ पे होम मिनिस्ट्री का लेना देना नहीं है. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन्ड एज एन एक्सरसाइज. ठीक है, तो जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसे बेस्ट एक्सप्लेन किया जा सकता है एज एन एक्सरसाइज. तो ये डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का जो है बेस्ट एग्जांपल है, फेडरलिज्म नहीं. फेडरलिज्म के क्योंकि ये डिसेंट्रलाइजेशन के, क्योंकि स्टेट्स हैं जो अपनी पावर कुछ जो पावर्स हैं वो नीचे दे रही हैं. ठीक है, तो ये डिसेंट्रलाइजेशन है.
तो जो इसे बेस्ट एक्सप्लेन किया जा सकता है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के 2 कोर गाइडिंग प्रिंसिपल है, एक डिसेंट्रलाइजेशन एंड ग्रास रूट एम्पावरमेंट। 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट से इसे ऐड किया गया था। अरेंज द फॉलोइंग कमेटीज ऑन पंचायती राज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। ये अब देखो आपको पीछे पढ़ाया था, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो 3, 4, 1, 2 है। आपको ये तो पता ही है। सबसे पहले BR मेहता कमेटी जो है वो आई थी, उसके बाद अशोक मेहता कमेटी आई थी, फिर राव कमेटी एंड देन सिंघवी कमेटी, ठीक है। तो ये ईयर्स फिर से मेंशन है, इसको याद कर लीजिए। द इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव बाय, तो इलेक्शन कमिश्नर को जो है कैसे रिमूव किया जा सकता है, तो प्रेसिडेंट रिमूव करते हैं, बट रिकमेंडेशन किसकी रहती है, इलेक्शन कमिश्नर की। द स्टेट फाइनेंस कमीशन इज जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही 73rd एंड 74th अमेंडमेंट से इसकी प्रोविजन जो है डाल दी गई थी, ठीक है। तो ये 73rd अमेंडमेंट एक्ट से जो है इसकी प्रोविजन आ गई थी, और ये जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन्ड है। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रोविजंस ऑफ पंचायती राज सिस्टम है, तो कौन से पार्ट में है, पार्ट 9 के अंदर, ठीक है। पार्ट 9 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया था। ये जो एक्ट है वो पार्ट 9 को पंचायत की इसकी हेडिंग है, 11th शेड्यूल इसमें ऐड किया गया था, और इसमें 29 फंक्शनल आइटम्स थी। हु इज कंसिडर्ड द आर्किटेक्ट ऑफ पंचायती राज इन इंडिया, तो किसे जो है आर्किटेक्ट कंसिडर किया जाता है पंचायती राज का, तो BR मेहता को जो है आर्किटेक्ट जो है, बलवंत राय मेहता कमेटी जो बैठी थी, तो उनके जो चेयरमैन थे बलवंत राय मेहता, उन्हें ही आर्किटेक्ट ऑफ पंचायती राज इंडिया में कंसिडर किया जाता है। सबसे पहले 57 में ये कमेटी बैठी थी, 56-57 में। Who among the following is authorized to make provision concerning the composition of पंचायत, तो कौन ऑथराइज्ड है यहाँ पे, तो लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट है, वही जो है ऑथराइज्ड है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी, ठीक है। तो ये 243C में ही गिवन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कि कॉम्पोजिशन ऑफ पंचायत जो है ये स्टेट लेजिस्लेचर अपने हिसाब से जो है सेट कर सकते हैं। Who among the following holds his or her office during the pleasure of the parliament, तो इनमें से कौन है जो ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ पार्लियामेंट अपना ऑफिस जो है होल्ड करते हैं, तो इसका आंसर है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो इसमें एक तरह से आपको पता ही है प्राइम मिनिस्टर एंड उनकी काउंसिल का ही प्लेजर रहता है। ऑब्वियसली देखो अगर पार्टी चेंज होगी तो फिर AGI भी जो है जनरली चेंज कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये एक चीफ लीगल एडवाइजर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, तो गवर्नमेंट को अपना एडवाइजर अपने हिसाब से रखना होता है, तो ये जो है प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं एट द इंस्टेंस ऑफ यूनियन कैबिनेट, ठीक है। और ये जो है ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट ही ऑफिस को होल्ड करते हैं। Concerning the Attorney General of India, which of the following statement is or are correct? A person is appointed as Attorney General who is qualified to be appointed as a judge of Supreme Court. The Attorney General can be removed through the same process as the judges of the Supreme Court. तो अभी हमने देखा कि सेकंड तो गलत ही है, बट जो फर्स्ट है वो सही है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए क्वालिफाइड हैं तभी आपको अटर्नी जनरल अपॉइंट किया जा सकता है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी प्रोसीजर या ग्राउंड्स उनके रिमूवल के लिए नहीं देता है, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट तक ये होल्ड करते हैं, और प्रेसिडेंट इन्हें किसी भी टाइम रिमूव कर सकते हैं। ऑल इलेक्शन ऑफ द पंचायत आर कंडक्टेड बाय, तो अभी देखो जैसे स्टेट फाइनेंस कमीशन है वैसे ही स्टेट इलेक्शन कमीशन है, और सारे इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन ही जो है कंडक्ट करता है। तो ये भी जो है 73rd अमेंडमेंट से ऐड किया गया था, ये ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग ग्राम सभा, तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है, सही नहीं है ग्राम सभा से रिलेटेड। तो देखो इट्स पावर आर डिटर्मिन्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट अभी हमने देखा यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल नहीं है, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का रूल है। जो भी इसकी पावर एंड फंक्शन है वो स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करता है स्टेट लेवल पे। जो विलेज असेंबली, इसमें ये एक विलेज असेंबली है जिसमें सारे वोटर्स जो हैं पंचायत के वो पार्ट होते हैं। नेशनल पंचायती राज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, तो कौन से डे पे सेलिब्रेट किया जाता है, तो 24 अप्रैल पे ही नेशनल पंचायती राज डे जो है इसे सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहाँ पे हमारी आज की वीडियो खत्म हुई। आई होप आपको काफी इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो लगी, और जो ऐसी भी आपको ये वीडियो लगी तो प्लीज अपना रिव्यू जो है कमेंट सेक्शन में जरूर ड्रॉप कीजिए, इससे हमें भी थोड़ी मोटिवेशन आती है। अगर कोई चेंजेस हैं, कुछ आपकी सजेशंस हैं, वो भी जरूर हमें बताइए ताकि हम उन्हें ध्यान में रख के आगे की वीडियो बनाएं। तो फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर भी जरूर करें। थैंक यू सो मच, गुड लक फॉर योर प्रिपरेशन। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।